हवा के पर लगा लेते, उसे भी साथ उड़ा लेते। ये दिल दीवाना हो जाता, उसे अपना बना लेते। मौला यूं चलते साथ जैसे दो सितारे साथ चलते हैं, मगर वो रात को और हम यूं ही दिन रात जलते हैं। अखियां निमानी तेरी दीवानी, इतनी सी है इश्क कहानी। मौला तेरे सदके, रब्बा तेरे सदके, इश्क बने ना दर्द कहानी। लेकिन अगर ये बात, तो फिर ये बताओ कि तैमूर मियां परी की बेगुनाही की गवाही देने के लिए वापस क्यों नहीं आया, जबकि वो जानता था कि उसकी इस हिमाकत की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो रही है। इसका मतलब है परी भाभी उस अफसर के साथ पहली सेट थी, मगर तुम्हारा पत्ता कटा समझू। मरना जाए आपको उस्ताद का पत्ता काटने वाले। इश्क बने ना दर्द कहानी। मगर मुझे समझ ये नहीं आ रही, तुमने ऐसा कहा क्यों? तुम खाद भाभी की मदद करोगे, तुम तो खुद पुलिस से छुपते फिर रहे हो। अबे कौन मदद कर रहा है परी की? मैं उसे सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो चारों तरफ से तन्हा है और इस पूरे जमाने में उसका सिर्फ एक हमदर्द है। कौन है वो हमदर्द? तू है। मेरा तो नहीं ख्याल। मैं हूँगा ना। मगर उस्ताद मुझे ये बताओ, इतने हजूम में से तुम भाभी को निकालकर अलग कैसे करोगे? वो मौलवी साहब और घर वाले साए की तरह चिपके रहते हैं उनको। ये की तूने ठीक बात, वाकई उसे जुदा करना ही मकसद है। चलो देखते हैं। पहला पत्ता तो फेंक दिया मैंने और मुझे लगता है कि मेरी सास भी मेरे झांसे में आ गई है। अब देखते हैं तेल और तेल की धार। ये क्या बेवकूफी है? मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे अब्बा जब तक नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी मेरे घर पर बस। नाहिद, अभी तुम्हारा घर भी नहीं रहा और अकरम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी बात तल्ख जरूर है, लेकिन अमूमन सच्ची बातें कड़वी ही लगती। मैं अपनी वजह से तुम्हारे घर वालों पे कोई और आफत नहीं लाना चाहती। पहली बात तो ये, अकरम की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अगर रिश्तों में हम इतनी तोलमोल करने लगे तो ये दुनिया तो हमें सांस भी नहीं लेने देगी। कुछ रिश्ते नफे नुकसान के पैमाने से बढ़कर होते हैं। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मौलवी चचा ने हम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन एक बेटी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है मैं उनको किसी भी परेशानी में मुब्तला होने से बचाऊं। अच्छा, क्या चाहती हो तुम? हम दुश्मन के डर से तुम्हें अकेला छोड़ दें? मेरा दुश्मन मेरा मुकद्दर है और मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। जितने अजाब मेरी किस्मत में लिखे हैं सब मुझे झेलने पड़ेंगे। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, लेकिन हर बार कोई मसले ताड़े आ जाती। सी बात तुम समझ नहीं पाओगी। देखो नाहिद, मैंने तुम्हें बहुत दफा कहा मेरी वजह से अपने आप को मत उलझाया कर। क्या हुआ है? अकरम भाई से कोई बात हुई है क्या? नहीं, अकरम ने कुछ भी नहीं कहा। देखो, पहले मुझसे वादा करो तुम मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। मेरी जितनी भी बुराइयां, मेरे जो भी बुरा नजरिया बन जाए, लेकिन मुझसे नफरत नहीं करना। मैं तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं मर जाऊंगी। पागलों वाली बातें मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा इख्तियार नहीं रहा। तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी मर्जी का मालिक है।
लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी मजबूरी में किए हुए अमल को क्यों बुरा समझूंगी? खुद सच बता, तुम्हारी से कोई बात हुई है, छुआ है? मैं नहीं समझा पाऊंगी और तुम समझ भी नहीं पाओगी जो ये कैसे। देखो, दरअसल बात ये है कि हाँ भाई नाहिद, तैयारी हो गई तुम्हारी? हमें भी चलना चाहिए। अब क्या हालत है शब्बीर भाई की डॉक्टर साहब? इनकी मुसलसल बेहोशी नहायत तशवीशनाक है। बस आप लोग दुआ करें कि चंद लम्हे सही इनको होश आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये बहुत जीदार शख्स है डॉक्टर साहब, यकीनन मौत से लड़ रहा होगा। इसकी एक ही बच्ची है जिसका दुनिया में अपने बाप के सिवा और कोई नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। तो अपने बाप के लिए बहुत दुआएं करती है। अभी कुछ देर पहले मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे 1 घंटे के लिए घर जाने के लिए राजी किया है। अगर इसे कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। कुछ करे खुदा ना मकसद। हम लोग अपनी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग बेफिक्र रहें। इंसानी बस में जो कुछ है हम वो सब आजमा रहे हैं, आप हौसला रखें। अच्छा चलो, अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हो तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बस मैं अकेली नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, बस। मैं अकेली कहाँ हूँ, बुआ है ना मेरे साथ। और वैसे भी मैं सारा वक्त तो अस्पताल में होती हूँ अब्बा के साथ। रात को चंद घंटे के लिए वापस आती हूँ। उन चंद घंटों की बात कर रही हूँ। देखो, बुआ बूढ़ी हो चुकी है, कब तक तुम्हारा साथ दे। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे। नाहिद, मैंने सोचा है कि मैं अस्पताल वालों से बात करके अब्बा के साथ ही रह जाया करूंगी रात, फिर मुझे वापस भी नहीं आना पड़ेगा। पहली बात तो ये, अस्पताल वाले वहाँ पे तुम्हें नहीं रहने देंगे, उनके असूल है, सख्ती है वहाँ पर बहुत। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता निकलता है, वो ये है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे। हाँ नाहिद ठीक कह रही है। वैसे भी वो घर भी आपका अपना है, आपका जब दिल चाहे आप वहां के रह सकती है। लेकिन कुछ नहीं, बस अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। साहब, ये इस्तकबालिया वालों ने दिया है, गालिबन अस्पताल का कोई हिसाब किताब है? हाँ, अस्पताल का बिल है गुज़श्ता हफ्ते का, मगर इन्होंने तो अच्छी खासी रकम डाल दी इसमें। मौलवी साहब, प्राइवेट अस्पताल है और शब्बीर भाई की हालत को देखते हुए कमरा भी तो उन्होंने अलग दिया है ना। हजारों रुपए तो कमरे का ही किराया बन जाता होगा। तो फिर क्या करते? सरकारी अस्पताल वालों ने तो पहले इनकार कर दिया था कि सिवाय जनरल वार्ड के उनके पास कोई जगह ही खाली नहीं है। और फिर सरकारी अस्पतालों का तो सबको पता है कि उनका क्या हाल है। अब हम शब्बीर मियाँ की जिंदगी को खतरे में तो नहीं डाल सकते थे ना। लेकिन मौलवी साहब, ये दिन ब दिन के बढ़ते हुए अखराजात, रोजाना के अस्पताल के बिल, कुछ तो करना होगा, क्या करें? हाँ ठीक कहते हैं आप। पिछला बिल भी अकरम मियाँ ने अदा किया था। मेरे पास तो जितने पैसे थे, चंद हजार थे, वो नाहिद की शादी के बाद जो बचे थे वो मैंने पहले ही जमा करवा दिए। कुछ पैसे हैं मेरे पास भी, लेकिन मौलवी साहब उन पैसों से आगे कितने दिन चलेंगे? क्या होगा, क्या करें? हाँ, और किसी और के सामने
हाथ फैलाना भी मुश्किल है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टरों से मशवरा करें कि शब्बीर भाई को किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दें? भाई देखभाल करने वाला अमला तो वहां भी होगा ना, फिर हम सब भी तो हैं, करेंगे उनका ख्याल। 24 घंटे इंशाल्लाह ख्याल करेंगे, किस लिए हैं हम? नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर इस बात की इजाजत देंगे। हाँ, अगर शबीर मियाँ की हालत बेहतर होती तो शायद वो इजाजत दे देते। बहरहाल क्यों ना आप अकरम मियाँ से भी मशवरा कर लें। देखिए, उस बच्चे को भी एतमाद में लेना जरूरी है, आखिर वो आपके घर का फर्द है। आप ठीक कहते हैं, हमें अकरम से मशवरा करना चाहिए। उसकी नजर दूर तक देख सकती है, वो कोई बेहतर मशवरा दे सकता है। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये देखो बाजी, कल ही जापानी माल खोला है। ऐसा शेड पूरे शहर में नहीं मिलेगा आपको। ये लीजिएगा बाजी। शेड तो अच्छा है लड़के, लेकिन तुम्हारी दुकान की ली हुई ना हर चीज तीसरे दिन खराब हो जाती है। अभी पिछले दिनों लिपस्टिक लेकर गई थी, पिघल कर बह गई है सारी। क्या माजरा है ये? क्या 2 नंबर सामान लेने लगे हो मार्केट से? ये क्या कह रही हो खाला? हमारे सेठ को पता चल जाए कि हम 2 नंबर माल बेच रहे हैं, मार डालेगा हमें। ये देखो जापानी मोहर। नहीं अम्मी ठीक कह रही है, मेरा मस्कारा 2 दिन में सूख के कोयला हो गया है। अगर एतबार नहीं होता ना तो आती नहीं दोबारा यहाँ। कसम ले लीजिए बाजी, हम तो खुद बड़े परेशान हैं। आजकल हर तरफ से यही शिकायतें आ रही हैं। पता नहीं हमारी दुकान को किसकी नजर लग गई है। ये लो, जाके पीको करो इनको। अरे कितनी अच्छी चूड़ियां हैं, बहुत सजेंगी आप पे। इस अहमद की बातों पर मत जाइएगा। हाँ, मैं आपको ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसको देखते ही आप खुश हो जाएंगी, वो भी आधी कीमत पर। आखिर नुकसान भी तो पूरा करना है ना। अच्छा वाकई? क्या कोई सेल लगी हुई है आज? आपके लिए तो हर वक्त ही सेल है। असल में इतने अच्छे ग्राहक जो है हमारे। लेकिन अब की बार जो सामान लेकर जाऊंगी ना, अगर खराब निकला तो पूरी कीमत पर देकर जाऊंगी वापस। हाँ हाँ, ले लूंगा ले लूंगा। एक बात तो बताओ खाला, ये जो मेकअप का नाजुक सामान है, इसको तुम किसी ठंडी जगह पर रखती हो या नहीं? आजकल तो लड़कियां लिपस्टिक भी फ्रिज में रखती है। फ्रिज में चले तो ना सामान रखे ना, 18 घंटे तो लाइट नहीं होती इस इलाके में। ये इसमें हमारा कसूर तो ना हुआ ना, जाना तो वापडा वालों को भरना चाहिए। अब जापान वालों ने ये सोचकर माल थोड़ी ना बनाया कि गर्मी में गर्म कमरों में दराजों के अंदर आप माल रखेंगे। हर जाना तो हम आप ही से लेंगे। ले लीजिए ले लीजिए। ये लीजिए, ये लिपस्टिक आप ले जाइए। अगर पसंद आए तो पैसे दे दीजिएगा। अब खुश? ये हुई ना बात। तो खुद को मजीद उलझाने की जरूरत नहीं है। अकरम सुबह जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। तो मेरे पास होगी, मेरी नजरों के सामने होगी, मुझे भी तसल्ली रहेगी। तुम्हारी अपनी एक शादीशुदा जिंदगी है। अब तुम्हारे शौहर ने मेरा वतन तो कह दिया रुकने के लिए, लेकिन कब तक रुकूंगी? जब तक शबीर चचा ठीक होके घर नहीं आ जाते। और इस घर को अपना घर समझो। परेशान होने की जरूरत नहीं है और रोना बंद करो। वो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बताओ। मैं भी आपके साथ चलूं अस्पताल? मुझे भी जाना है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? रिक्शे से। और कैसे?
नाहिद तुम भी चलो ना साथ। हाँ हाँ मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। चलो सब चलते हैं। आगे बैठ जाओ। चलें भैया। हवा के पर लगा लेते, उसे भी साथ उड़ा लेते, ये दिल दीवाना हो जाता, उसे अपना बना लेते। यूं चलते साथ जैसे दो सितारे साथ चलते हैं, मगर वो रात को और हम यूं ही दिन रात जलते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैंने सफदर को तुम्हारी तरफ ही भेजा था। मौलवी चाचा पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? बस अचानक ही उनकी नब्ज डूब गई। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मरीज कोमे में चला गया है। नहीं बेटा नहीं, फिलहाल डॉक्टरों ने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। मैं भी उन्हीं के कहने पे बाहर आया। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक से? कल तक तो डॉक्टर कहते कि अब्बा की तबीयत संभल रही है। बस बेटा ये इंसानी जिस्म जब इंसान के अपने इख्तियार में न रहे तो फिर डॉक्टर भला क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें हुआ क्या है? उनकी पल्स डाउन हो गई थी, ये तमाम निशानियां कोमा में जाने की हैं। हमने सीनियर डॉक्टर से कॉल कर लिया है। आई एम अफ्रेड पेशेंट इज गॉन इन कोमा। बस आप लोग दुआ करें। अभी हाथी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मौलवियानी जी बस जरा सी देर हो गई, वरना मैं तो बच्चियों के साथ ही अस्पताल चली जाती। वहां अकरम के हमसाये में गए तो उन्होंने बताया कि अभी गए हैं वो लोग यहाँ से। मगर ये तो बताओ, ये अपनी परी नाहिद क्या क्यों चली गई? यहीं रहती। क्या बताऊं बुआ, अरे परी तो पूरी तैयारी में थी घर जाने के और कह रही थी कि 4 दिन बुआ को अपने साथ रख लूंगी। मगर ये जो हमारी नाहिद है, परले दर्जे की बाउली है, वो ही ले गई जबरदस्ती परी को अपने साथ घर। आप खुद बताओ बुआ, जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं उनकी शादी को, ऐसे में जवान जहान सहेली कैसे रहेगी उन दोनों के साथ? नया नवेला जोड़ा है, कोई तुखे नहीं बनता। तुम मुझे ये बताओ कि मौलवी जी ने क्यों नहीं रोका उसे नाहिद के साथ जाने से? मैंने उनकी खूब कही बुआ, उनका तो दिमाग काम ही नहीं करता इस उम्र में पूरी तरह से। पता नहीं क्या सोचकर हाँ कह दी उन्होंने नाहिद को। मैं तो कहती हूँ बुआ, बस एक आध दिन देखकर ना परी को वापस ले आओ घर, अपने ही घर रहे ना तो अच्छा है। पहले इतना बड़ा हादसा हो चुका है उसके साथ, कहाँ दर दर भटकती फिरेगी। ठीक कहती हो तुम मौलवियानी जी, मैं जाकर समझाऊंगी नाहिद को। अरे अपनी परी का क्या है, वो तो बेचारी इस वक्त किसी कटी पतंग की तरह है, बस हम जहाँ कहेंगे चल देगी। ए बहन, ये तो बताओ, जहाँ तुमने नाहिद का रिश्ता किया है वहाँ तुमने खानदान खुद जाकर देखा भी था कि नहीं, या किसी रिश्ते वाली ने तय कर दिया रिश्ता? बहन, हमने खुद जाकर तो लड़के का रहन सहन देखा नहीं मुल्तान में, बस वो मौलवी साहब ने ही किया है ये रिश्ता।
उन्होंने पसंद किया, बाहरी मुलाकात होती थी उनकी। तो क्या आप तुम उसके खानदान में कभी भी नहीं जाओगे जहाँ तुम रिश्ता तय किया है? हाँ हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मगर अभी तक तो नाहिद अपने ससुराल नहीं गई। बस शादी के फौरन बाद ही ये परी के अब्बा वाला मसला हो गया, सबका ध्यान उसी में लगा हुआ। छोड़ो भी सकीना की अम्मा, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई? ए बहन, ये बात बहुत अच्छी होती है कि शादी से पहले सारे खानदान को अच्छी तरह से देख लिया जाए। आखिर को सारी जिंदगी लड़की ने वहीं तो गुजारनी होती है। अब जाने भी दो, खामखा बाल की खाल निकालने बैठ गई। अरे हो आएंगे मौलवी जी मुल्तान जब मौका मिलेगा। क्यों, क्या बात है बहन, कोई खास बात है? अरे कोई भी बात नहीं है, इसकी तो बस आदत है, इधर की उधर की लेके बैठ जाती है। अरे कुछ भी नहीं, कोई खास बात नहीं है। फिर भी आखिर हुआ क्या है? ए बहन, ये तो खामखा मुझसे नाराज रहती है। बस मैंने उसको इतना सा कहा कि नाहिद का मियाँ कुछ देखा भाला सा लगता है, उस तो ये नाराज हो गई। वहाँ अस्पताल में मिला था हमें, हमारे हैदराबाद में घरों में काम करती थी दाई, शाकरा नाम था उसका। वो लड़का हू बहू शाकरा के बेटे की तरह था। अरे अब तो बहुत अरसा हुआ उसे हैदराबाद में देखे हुए, पर जब तक शाकरा हमारे घर काम करने आती थी, उसका बेटा हर दूसरे चौथे रोज अपनी माँ से पैसे हेठने हमारे दरवाजे पे खड़ा रहता था। पर वो तो पक्का जवारी था। और यहाँ जुम्मन ये बता रही थी कि लड़के का माशाल्लाह से अपना बड़ा कारोबार है। अरे बाज ना आई ना पूरी कहानी सुनाने से। अब चलो उठो, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे तुम्हारी तो वही मिसाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अब चलो, वो नुक्कड़ के कोने पे कुल्फी वाला खड़ा था ना, वो खिलाओ मुझे चल के, बहुत थक गई हूँ, गर्मी इतनी। वैसे तो सर से लेकर पांव तक खुद को छुपाए हुए थी वो। मैंने तैमूर साहब को बताया था, कॉलेज के जूतों की जगह पे स्याह खुद से पहने हुए थे उसने। इश्क बने ना दर्द कहानी। वाह उस्ताद, किसकी है? अबे अपनी है और किसकी होगी? जबरदस्त है ना, वैसे जबरदस्त। टायर भी नए लग रहे हैं मुझे तो। सच उस्ताद, अब तो मैं दुकान का सामान लेने सदर बाजार इसी पर जाया करूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, आप चला लेते हैं गाड़ी या ड्राइवर रखवाऊं आपके लिए? चल बे जा अपना पीको कर, वक्त आने पे चला लें गाड़ी भी। गाड़ी किसके लिए है उस्ताद? अरे तेरी भाभी नंबर 2 को अस्पताल लाने जाने के लिए। रिक्शे में तो वो थानेदार नहीं साथ आके बैठ जाती है, कसम खुदा की सारा मजाक कुरकुरा कर देती है। मतलब भाभी भी तुम्हारे साथ गाड़ी पे बैठा करेगी अब? तो नहीं बैठेगी, पता पर बैठेगी। वैसे उस्ताद एक बात है, तुमने जो आज तक कहा है वो करके दिखाया है। अब तो परी भाभी को भी घर ले आए। अबे हाँ ना यार, लेकिन वो नाहिद हर वक्त उसका पहरा देती रहती है, तो पल भी उससे सुकून से बात नहीं हो रही यार। ऊपर से अस्पताल वाली ट्रेजेडी फिल्म पता नहीं कब खत्म होगी। कसम खुदा की अब तो उधार लेने की नौबत आ गई। अस्तगफुरुल्लाह। तो किसने कहा था उसके बाप के चक्कर में पड़ो? मैंने पहले ही कहा था, बड़े अस्पतालों के बड़े खर्चे होते हैं। परी का बाप ना होता ना तो मुझे कोई फिक्र ना थी। अच्छा बॉस, जेब में पैसे कितने पड़े? हाँ 2 दिन की बिक्री है। चला दे, इन्हीं से काम चला लूंगा। क्या सारे दे दोगे क्या? पहले गिन तो लो। ना 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 बेटा, इश्क में गिनती नहीं होती, गिनती तो सौदागर करता है, और जो सौदा करता है वो इश्क नहीं करता। वैसे उस्ताद मैं भी चाह रहा हूँ कोई इश्क कर लूं, थक गया हूँ गिनती कर करके। बहुत अच्छे भाई, चाय कटेंगे। मुझ पे भी आपको उस्ताद की सोबत का असर हो गया है। चल दुकान का ख्याल रखिए। टेंशन नॉट। मेरा नाम इंस्पेक्टर जावेद खान है, सब इंस्पेक्टर जावेद खान। स्पेशल ब्रांच से आया हूँ, अभी इस इलाके का चार्ज मिला है मुझे। अंडर कवर हूँ। ओ सर। ना ना बेटा सलूट ना मारो, बताया ना अंडर कवर हूँ। तो मुझे बताओ कब से ये गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ? 3 साल हो गए साहब। 3 साल हो गए? तो डिस्ट्रिक्ट या थाने की ड्यूटी क्यों नहीं करते? यहाँ खड़े खड़े जंग लग गया तो मैं पेट देखो अपना।
क्या करो साहब, एसपी साहब को कई बार दरख्वास्त दी है कि मुझे मेरे इलाके में भिजवा दें, फिर चाहे थाने में या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर मुझ जैसे गरीब आदमी की कौन सुनता है। चलो तुम एक काम करो, इस बार दरखास्त दोगे ना तो स्पेशल ब्रांच में देना और मुझसे मिलने के लिए आना। एसपी ऑफिस में 2-4 यार है मेरे, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी, मगर 2 हफ्ते बाद आना, हो सकता है मुझे साकर जाना पड़े। सर जी आप मेरा काम करवा देंगे ना? देखो मड़ा, हमारा डीएसपी बड़ा कड़क अफसर है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, वादा नहीं करूंगा। मुझे यकीन है सर, आप ही मेरा काम करवा सकते हैं। आप बैठे ना, मैं आपके लिए कोई चाय ठंडे का बंदोबस्त करता हूँ। ना ना बेटा, तुम तो मरवाओगे, अपना डीएसपी भी आसपास कहीं फेरे पे होगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नया अफसर है, पिछले वाले की तो ट्रांसफर हो गई थी ना? अच्छा, तो सब खबर है आपको? नए तो अभी कोई नहीं आया, पिछली की इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, वैसे आदमी तो वो शरीफ था, फिर ये इस चक्कर में कैसे फंस गया? जी साहब, तैमूर साहब तो बहुत शरीफ आदमी थे, बस एक लड़की ने फंसा दिया। लड़की ने? किस लड़की ने? उस दिन मेरी भी ड्यूटी थी गेट पे, रक्शे में आई थी, चेहरा भी छुपाया हुआ था और कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। मुझे खत दिया और कहने लगी तैमूर साहब को जाकर दे दो। मैंने वो खत तैमूर साहब के हवाले कर दिया और उन्होंने खत पढ़ते ही लड़की के घर चले गए दोपहर को। बस फिर क्या, मोहल्लेदार वहाँ जमा हो गए और हंगामा कर दिया। बात बहुत आगे बढ़ गई थी साहब। कॉलेज यूनिफॉर्म में लड़की आई थी, अकेली, यानी सब कुछ मंसूबे के तहत हुआ। तो तुम लोगों ने बाद में उस लड़की को तलाश करने की कोशिश नहीं की? और ये इस जमाने में खतबाजी अजीब बात है बड़ी। तैमूर साहब ने भी काफी कोशिश की, रक्शे वाले को हमने भी बहुत ढूंढा, लेकिन लड़की बहुत चालाक थी, कोई निशान भी पीछे नहीं छोड़ा उसने। और हम लोग तो सर पीटते रह गए कि खत वो इसलिए देगी होगी कि शायद उसके पास फोन नहीं था। हो सकता है। वैसे बड़ा काश मैं उस वक्त यहाँ का इंचार्ज होता, तुम्हारे अफसर को कभी बदनाम ना होने देता मैं। हाँ साहब, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अच्छा एक बात बता मुझे, वो तुमने कोई चीज नोट तो की होगी लड़की के बारे में, कोई उसके कपड़ों के बारे में या उसके हुलिये के बारे में या उसकी शख्सियत के बारे में? वैसे तो सर से लेकर पांव तक खुद को छुपाए हुए थी वो। मैंने तैमूर साहब को बताया था, कॉलेज के जूतों की जगह पे स्याह खुद से पहने हुए थे उसने। लगता है घर से बहुत जल्दी में निकली होगी, इसलिए भूल गई होगी, या फिर उस दिन कॉलेज जाना ही ना हो उसने। मगर कॉलेज की वर्दी के साथ बड़े अजीब लग रहे थे मुझसे। वाकई भाई, पुलिस अफसर की नजर बड़ी तेज होती है। छोटी सी चीज नोट की है, पर चलो कुछ नोट तो किया। मगर मड़ा शहर में तो 1000 होंगी कारे खुशों वाली। चलो 12, वो अगर कुछ बन पाया तुम्हारे लिए तो जरूर करूंगा। हाँ? तुम मुराबते में रहना मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़। अरे जुम्मन, मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे साथ हैदराबाद चलो, वहाँ माशाल्लाह से मेरा अपना घर है, और फिर तुम्हारी भी तो माशाल्लाह बेटियाँ वहाँ ब्याही भी हैं। अपनी खुशी से जिसके घर चाहो तुम रह सकती हो। क्या इधर उधर कभी इसके दर पे कभी उसके दर पे तुम रह रही हो? अरे ना बीबी ना, अब इस उम्र में बेटियों दामादों के ऊपर बोझ बन के रहना अच्छा नहीं लगता। रह गई तुम तो तुम्हारे घर आती जाती रहूंगी, 2-4 दिन ठहर के वापस आ जाया करूंगी। लेकिन अब मैं अपनी परी को अकेला नहीं छोड़ सकती। उस बच्ची को कैसे अकेला छोड़ दूं? उसे मेरी जरूरत है। मगर परी तो नाहिद के घर में है ना, वो अकेली तो नहीं है। अरे नाहिद तो खुद अभी बच्ची है, वो तो अपनी सहेली के गम में शरीक होने के लिए चंद दिन अपने घर ले गई है उसे। लेकिन परी कोई हमेशा वहां थोड़ी रहेगी। अरे हाँ, नाहिद पे याद आया, माना कि मैं सठिया गई हूँ, उम्र के साथ साथ मेरी याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रही है। लेकिन बहन, बुरा मत मनाना, एक बात जरूर कहूँगी, मुझे नाहिद के मियाँ पे अभी भी शुबा हो रहा है। अल्लाह करे ये मेरा शक व शुबा मेरा वहम ही साबित हो, और जिस दिन मेरा ये वहम सच साबित हो गया ना, मैं इंशाल्लाह मगरिब के बाद मीठे चावलों की नियाज दूंगी। अल्लाह करे वो लड़का मुल्तान के सैयद घराने का ही हो। मगर एक बात मैं जरूर कहूँगी, मौलवी साहब से कहना जब हालात जरा मुनासिब हो जाएं तो मुल्तान का एक चक्कर जरूर लगा लें, खानदान वालों से मिलके आ जाएं, तसल्ली हो जाएगी। चाहे एक बार जाएं लेकिन जाएं जरूर।
अच्छा अच्छा कह दूंगी, जरा ये परेशानी तो कम हो जाए। अरे मुझे तो लगता है कि वक्त होने वाला है गाड़ी का। कहो तो रिक्शा मंगवा लूं? हाँ हाँ बुलवा लो, बहुत देर हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नाहिद, बात सुनो। अच्छा वो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आज बड़े डॉक्टर ने राउंड लगाना है, तो कोई चीज मंगवानी है या कुछ भिजवाना है तो जल्दी बता दो। अस्पताल तो मैंने भी जाना है। अभी तो बहुत जल्दी है, घर के काफी काम रहते हैं। थोड़ी देर बाद आके हम दोनों को ले जाइएगा। नहीं, मैं आज दोबारा नहीं आ सकूंगा। वो अस्पताल के बाद मुझे दुकान में जाना है, बहुत जरूरी काम है, इसलिए जल्दी बताओ क्या करना है। नहीं नहीं अकरम भाई, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मेरे लिए रिक्शा मंगवा दे, मैं आपसे चलती हूँ। तुम घर का काम कर लो, देखो कैसे घर बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप रिक्शा मंगवा लो। रिक्शे की क्या जरूरत है, बाइक है ना, उस पे चलो साथ। अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे बॉडीगार्ड की तरह आता अच्छा लगूंगा क्या? लेकिन अकरम भाई, मैं बाइक पे कैसे? हाँ तो क्या हुआ, पूरी दुनिया जाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, ये शबीर चचा के साथ ही सिर्फ बाइक पर बैठती थी, गैर मर्दों के साथ हिचकिचाती है। अच्छा भाई, मर्जी तुम लोगों की, मैं जा रहा हूँ, बहुत से काम है मुझे। वैसे भी शबीर अंकल वहाँ अकेले होंगे। नहीं अकरम भाई, मैं आपके साथ चलती हूँ। लेकिन परी तुम नहीं, तुम घर के काम निपटा लो ना, तब तक मैं अकरम भाई के साथ चली जाऊंगी, शाम तक लौट आऊंगी। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। सरोपा बातें लेकर बैठ गई हो तुम। वो बुआ की देवरानी ने कहा और तुमने यकीन कर लिया। तुम औरतों को भी वक्त गुजारी के लिए कोई ना कोई मौजू चाहिए होता है बस। मौलवी साहब, बुआ की देवरानी ने तो बस एक शुबे का इजहार किया है। मैं कहती हूँ आखिर इसमें हर्जी क्या है? देखें, नाहिद के ससुराल में हमने एक बार तो मिलने जाना ही है ना, तो फिर आजकल में ही क्यों नहीं? तुम तो जानती हो यहाँ क्या कयामत आई हुई है। कुछ फुर्सत मिले इन परेशानियों से तो मैं किसी और तरफ देखूं। बुरा मत मानिएगा मौलवी साहब, मैं कहती हूँ खुदा लगती। देखिए मौलवी साहब, दूसरों की बेटी के लिए अपनी सगी बेटी के फराइज भूल जाना भी तो बड़ी नाइंसाफी है ना। पहले अपने घर आंगन को देखना चाहिए, दूसरों की फिर देखी जाएगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर ये तो अपनी ही बेटी है। और फिर मैंने खुद अकरम के भाई आजम के ससुर की वफात पर उसे खत लिखा था। जो उसने मुझे टेलीफोन नंबर दिया था उस पे फोन किया था। उनका खत भी शुक्रिया का आ गया था। मैंने किसी राह चलते के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर दिया था। खूब अच्छी तरह मैंने तस्दीक कर ली थी, मैं सब जानता हूं। अच्छा, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं अकरम और नाहिद के साथ मुल्तान खुद हो आऊंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, बस मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे आप जानते हैं ना, जब एक बार दिल में वसवसा आ जाए ना, फिर मुश्किल से ही निकलता है।
दिलों में वसवसे डालना शैतान का काम है, और बेटी का मामला है, हर आते जाते की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना तुमने। अरे अब आप कहाँ चल दिए? 2 घड़ी घर में हमारे पास भी बैठ जाइए कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, बच्चियां वहां अकेली होंगी, जरा उन्हें देखा। मैंने कहा ना खाना तैयार है, खा कर जाइएगा। तो उन्हें लेकर आता हूँ, इकट्ठे बैठकर खाएंगे। मुझे अकरम से कुछ बात भी करनी है। मैंने उससे यही मशवरा करना था बेटा कि क्या करें। मैंने पूरी सूरत हाल की तफसील तो बता दी है। कि मौलवी साहब, शबीर साहब की हालत इस तरह की तो नहीं है कि इस पर उन्हें कहीं भी मुंतकिल किया जा सके, और डॉक्टर्स की राय भी आपने सुन ही ली। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि शब्बीर मियाँ जितने खुले दिल के इंसान हैं, उन्होंने बुरे वक्त के लिए कुछ पसंदाज भी नहीं किया होगा। लगी बदली तनख्वाह थी उसकी, और इस महीने की तनख्वाह पता नहीं वो भी मिलती है या नहीं। चलिए, आप हरगिज फिक्र मत करें मौलवी साहब, मैं बंदोबस्त करता हूँ पैसों का। नहीं बेटा, ये तुम्हारी सादतमंदी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। मैं पहले ही तुम पे बोझ डालकर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मौलवी साहब, आप शर्मिंदा मत हो। देखिए, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैंने आपसे एक बात छुपाई रखी। असल में आपसे छुपकर परी ने मुझे कुछ रकम दी थी। उस वक्त मैंने उसकी खुदारी बचाने के लिए वो रकम रख ली थी। ज्यादा पैसे नहीं है, यहाँ का एक और दिन का खर्चा निकल आएगा। मैं सोचा था किसी मुनासिब मौके पर वो पैसे परी को वापस कर। उसने ये बाप की तनख्वाह में से ही पैसे जोड़े होंगे, पता नहीं कब से बेचारी जमा कर रही होगी। तुम ऐसा करो बेटा, क्यों पैसे अभी पास रखो, मैं देखता हूँ कोई सूरत हाल शायद निकल आए मस्जिद की उजरत में से। मौलवी साहब, आप प्लीज अपने सर पर कोई बोझ ना ले। मैंने कहा ना, अब आपके और नाहिद के हवाले से परी से मेरा भी कोई रिश्ता है। मैंने वो पैसे काउंटर पर जमा करा दिए, आगे का बंदोबस्त भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि हम शबीर साहब की जान बचाने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करें। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इंसान की तरबियत उसके लफ्जों में बोलती है। ये नाहिद की माँ तो बस ऐसे ही। अरे क्या हो गया खाला, उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ नहीं, ऐसे ही बस कुछ ख्याल आ गया था। अच्छा बेटा, मैं जरा परी को लेकर घर के चक्कर लगाऊं। वो मौलवियानी जी बार बार पूछ रही थी नाहिद का, मेरा ख्याल था कि वो यहीं अस्पताल में होगी। तुम भी बेटा कुछ थोड़ी देर के लिए सस्ता। जी बेहतर। हाँ? अकरम भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी बोले। ये अब्बा ने मुझे बनवा कर दिए थे, आप ये बाजार जाके बेच दें। मगर खुदा के लिए मेरे अब्बा को किसी गैर मयारी अस्पताल में शिफ्ट मत कीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इन्हें अपने पास रखो और बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे अब्बा को कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ आप सब मिलकर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मैं किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती, ये आप रखें। मैंने कहा ना,
सब संभाल लूंगा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? ये अकरम भाई ऐसी बात नहीं, एक आप ही तो है इस मुश्किल वक्त में मेरा सहारा। आपने बहुत कुछ किया मेरे। इश्क बने ना दर्द कहानी।